हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 दिनों के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी टॉप के रहेंगे, यानी कि जो मेन आर्टिकल्स होंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। पहला करंट अफेयर है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई है जिसको बोलते हैं अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इसलिए निकाली जाती है कि आपके कहीं कोई भी फ्लॉज तो नहीं है, या आपको जो टारगेट्स वगैरह कंट्रीज ने सेट किए हैं, जैसे कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना, क्या हम बिलो जा रहे हैं। वेल देखो, इस रिपोर्ट ने कई खुलासे किए हैं और ये भी चीज़ें बोली गई थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा या वेरियस अदर जो पार्टनर्स हैं कि 2024 इज लाइकली टू बी दी हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्डेड। देखो, 2023 को पहले बोला जाता था कि वो था हॉटेस्ट ईयर, बट राइट नाउ अभी बोलते हैं कि 2024 है। द रीजन बीइंग क्योंकि हम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाए। डेडली फ्लड्स देखने को मिले स्पेन में, इटली में, फ्रोशियस समर देखने को मिली भारत में, ड्रॉट्स वगैरह देखने को मिले अफ्रीका नेशंस में। वहीं पर अगर बात करें यूएनईपी की रिपोर्ट्स की, तो उसमें से एक रिपोर्ट है एमिशन गैप रिपोर्ट, जो कि कुछ ही हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, जहां पर बोला गया कि राइज ऑफ टेम्परेचर अबाउट 2.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस के करीब, और जिसकी वजह से कई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि हम अपनी जो हमने लिमिट सेट की है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत कि 1.5 डिग्री से बिलो रखना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से टेम्परेचर को, वो चीज़ हम मेंटेन नहीं कर पाए। दैट इज द रीजन कि 2024 को हॉटेस्ट ईयर भी माना गया है। और लास्ट वीडियोस में मैंने एक लेक्चर और रिकॉर्ड किया था जहां पर बोला गया था कि 2024 में जो एक्सट्रीम कैलेमिटीज देखने को मिली हैं वो भारत में मिली हैं, और फर्स्ट 9 मंथ्स की अगर हम बात करें तो वहां पर जो इवेंट्स हुए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 96% के करीब हुए हैं। राइट, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने होंगे डेफिनेटली आपको ये चीजें मालूम होगी, जो 274 में से 253 के समथिंग। राइट, वहीं पर अगर बात करूं इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो की, तो वो भी बड़ा है डेवलपिंग कंट्रीज में। और ये देखो कि पहले अगर 2021 में ये 21 बिलियन डॉलर के करीब था, तो 22 तक पहुंचते पहुंचते ये 28 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका। वहीं पर अगर बात करें ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट की 2021 की, जो कि COP26 को दर्शाता है, उन्होंने स्पेशली बोला था कि डेवलप्ड कंट्रीज को डबल करना चाहिए एडाप्टेशन फाइनेंस, ताकि वो 2009 के लेवल में अगर बात करें कि 2025 तक देखा जाए तो बेटर तरीके से हम ये गैप को क्लोज कर पाए। राइट, दैट इज द रीजन कि हम क्लाइमेट को रिवाइव करना चाहते हैं। और देखो, अभी के लिए अगर बात करूं तो अडाप्टेशन फाइनेंस का जो गैप है वो एस्टिमेट किया जाता है कि अगर 187 बिलियन डॉलर से 360 अप्रॉक्सीमेटली बिलियन डॉलर के करीब अगर हम मेंटेन कर पाए, तब भी सिर्फ 5% ही गैप क्लोज हो पाएगा। राइट, सो समझ रहे हो कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और देखो, COP29 रिसेंटली बाकू में हो रही है, अजरबैजान में, जहां पर बात की गई है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स के बारे में। और ये विद फैक्ट समझो कि स्टार्ट होंगे थ्रू 2030, और यहाँ पर बोला गया है कि कहीं ना कहीं हमें फाइनेंस भी बढ़ाना होगा। सो समहाउ एक हम नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान दें, या फिर मैं बोल दूं कि जो फाइनेंस वगैरह क्लाइमेट फाइनेंस है 100 बिलियन डॉलर, वो तो मेंटेन हो नहीं रहा, तो कैसे हम इंक्रीज करेंगे। और वेल देखो, अभी के लिए जो इंडिया का स्टांस है अडाप्टेशन रिपोर्ट के ऊपर वो क्या है ये समझ लो, क्योंकि देखो मिडिल इनकम कंट्रीज की अगर बात करें तो इंडिया उनमें से एक है जिसको सबसे ज़्यादा क्लाइमेट फाइनेंस मिल पाएगा। और 2015 में हमने एस्टिमेट लगाया था कि नियर अबाउट 206 बिलियन डॉलर के करीब खर्चा आएगा 2030 तक। और ये हम समझो कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इकोसिस्टम में अगर लगाएंगे तो हम क्लाइमेट को बचा पाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव की, ये एक थिंक टैंक है जिसने कि आंकड़ा लगाया था कि 2021 से 2030 के बीच में जो मेजर 6 स्टेट्स हैं हमारे देश की, अगर वो स्टेट एक्शन प्लान पर ध्यान दें क्लाइमेट चेंज के ऊपर, देन उनका तकरीबन तकरीबन जो खर्चा है वो 5.5 बिलियन डॉलर के करीब आएगा। सिर्फ 6 स्टेट्स का 5.5 बिलियन डॉलर ओवरऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 206 बिलियन डॉलर के करीब। राइट, सो अभी के लिए हमें इन चीज़ों पर स्पेशली ध्यान देना होगा, क्योंकि देखो अडाप्टेशन फंड की भी ज़रूरत है, और राइट नाउ वो इंक्रीज भी हुआ है। समहाउ नबार्ड भी इसमें काम कर रहा है, नबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और ये 30 के करीब प्रोजेक्ट्स लगा चुके हैं, नियर अबाउट 8 बिलियन डॉलर रुपीज से ऊपर की बात है। राइट,
सो समहाउ इंडिया भी अपनी तरफ से प्लानिंग कर रहा है कि हम क्लाइमेट को किसी तरह रिवाइव कर पाए, क्योंकि दिल्ली का हाल आपने देखा होगा, आपने हरियाणा का देखा होगा, राजस्थान या फिर पंजाब, यहाँ पर जो भी है अभी के लिए जो एयर क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा पुअर है। देखो न्यूजीलैंड जैसा देश जहाँ पर एयर क्वालिटी सिर्फ 20 AQI होती है, वहीं पर अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर 300 से ऊपर। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन खड़ा करती है कि हम इन चीज़ों को से कैसे उभर पाएंगे, राइट। सो ये थी रिपोर्ट जो कि यूएनईपी के द्वारा दी गई। वेल देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसको एस्टेब्लिश असल में किया गया था मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा, जो कि पहले इसके डायरेक्टर रहे हैं आफ्टर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर हुई थी स्टॉकहोम में 1972 में। ये चीज़ याद रखना। हेडक्वार्टर इसका नायरोबी कीनिया में है। वहीं पर इसका जो एम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, जो कि 17 के करीब हैं, जिसको मेंटेन करना है। और देखो वेरियस तरह के सेक्रेटेरिएट्स इसमें हैं, जैसे CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, या फिर मैं बोल दूँ मिनामाटा कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन जो कि मर्क्री के ऊपर है, और बेसल या फिर CMS जो कि कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ है या फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, उनकी रिगार्डिंग वो इस पर है। यानी कि ये एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने मिलकर IPCC की स्थापना की थी, यानी कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट 1988 में कर दी थी। IPCC का मतलब है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और वेरियस रिपोर्ट्स इसकी आती हैं, अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट और वेरियस तरह के जो इन्वेस्ट इन प्लैनेट रिपोर्ट्स हैं वो ये प्रस्तुत करता है। देखो अगली जो न्यूज़ है वो है फ्रांस के ऊपर। फ्रांस ने अपना समझो कि इंटरेस्ट बनाया है पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेने के लिए। पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है ये एक अटैक रॉकेट सिस्टम है और बहुत ज़्यादा लीथल है, और मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर इसे बोला जाता है, MBRL, राइट। पिनाका MBRL को डिज़ाइन किया गया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE, जो कि एक लेबोरेटरी है DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। वहीं पर अगर बात करें पिनाका नाम हमने कैसे रखा, देखो शिव भगवान का एक धनुष है जिसको बोलते हैं पिनाका, काफ़ी पावरफुल वेपन है। सो वहीं से इसका नाम लिया गया है। और देखो पहली बार हमने इसे कब यूज़ किया, हमने यूज़ किया 1999 में जब कारगिल वॉर हुई। और देखो ये सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर पाया पाकिस्तान की आर्मी पोजीशंस को, और माउंटेन टॉप्स के ऊपर ये काफ़ी कारगर रहा। वहीं पर इसका जो इंटरेस्ट है वेरियस नेशंस ने अभी जताया है, चाहे साउथ अमेरिका हो, साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो, और इवन दो आर्मेनिया को हमने ये सप्लाई भी किया है। पहला नेशन जहां पर हमने पिनाका एक्सपोर्ट किया था वो आर्मेनिया ही था। और अब फ्रांस ने भी अपना इंटरेस्ट जो है वो पिनाका की तरफ किया है। वहीं पर अगर बात करें कि ये कितना लीथल है, देखो जहां पर भी ये टारगेट हिट करता है, हिट टू किल की टेक्नोलॉजी है। अप्रॉक्सीमेटली जो भी वहाँ पर एरिया के करीब जो एंटायर ट्रुप्स होंगे या फिर किसी तरह का एम्यूनिशन होगा या टैंक्स होंगे वो डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये एक अटैक, जैसे कि मैंने बोला कि ये डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये अटैक सिस्टम है, और ये इंडियन आर्मी काफ़ी देर से यूज़ कर रही है। सो हमें पता है कि ये कितना पोटेंट है। वहीं पर अगर बात करें तो इसके सैल्वो में 12 रॉकेट्स होते हैं नियर अबाउट। मैं अगर बात करूँ तो 2 बैटरीज हैं, 6 रॉकेट हैं, और विद इन 44 सेकेंड्स के करीब ये फायर कर देता है। और 700 बाय 500 का स्क्वायर मीटर का जो भी एरिया होता है वो न्यूट्रलाइज करने पर ये काफ़ी कारगर है। साथ ही साथ अगर बात करें कि ये कितने किलोमीटर इसकी क्षमता है, देखो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो राइट नाउ गवर्नमेंट ने या फिर आर्मी ने इतनी डिस्क्लोज नहीं की है, कुछ कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। सो 45 टू 90 किलोमीटर आंकड़ा लगाया जाता है कि ये यहाँ तक मारक क्षमता इसकी है। वहीं पर जो अगली न्यूज़ है वो है जर्मनी प्लान कर रहा है एरो 3 को लेने को, कहाँ से, इजराइल से। और जर्मनी चाहता है कि इनके इक्विपमेंट्स में एरो 3 शामिल हो। एरो 3 एक ऐसा वेपन है जो कि 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंटरसेप्टर रडार और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो डिटेक्ट करता है मिसाइल्स को और डिस्ट्रॉय कर देता है वहीं पर। और ये इजराइल ने यूज़ भी किया है। आपने देखा होगा रिसेंटली हौदी रिबल्स जो थे यमन में, उन्होंने इजराइल के कोस्टल एरिया की जो सिटी है इलाट, उसके ऊपर एक समझो कि कई मिसाइलें फेंक दी थी। और 2023 में इजराइल ने बड़ी फुर्ती से जो एरो 3 है इसका ये लीथल वेपन काम कर गया और वहीं पर उन मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इजराइल के पास ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस लेवल पर है। देखो आयरन डोम हो, डेविड स्टिंग हो, या फिर मैं बोल दूं कि ये एरो 2, एरो 3, ये सभी इनके जो हाई लेवल के वेपन्स हैं। और एरो 3 जो है ये समझो कि इसकी जो रेंज है वो काफ़ी हाई है, 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड और 2400 किलोमीटर की रेंज
इसकी सिस्टम की है। अगर बात करें एरो 2 की, तो वो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को टैकल कर सकता है। वहीं पर एरो 3 के में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि लॉन्ग रेंज की अगर बैलिस्टिक या फिर क्रूज मिसाइल्स री एंटर करेंगी जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तब भी वो एक्टिवेट हो जाएगा और उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे कि जो आयरन डोम है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि जो कम रेंज वाली मिसाइल्स होती हैं, जितना डिस्टेंस कम रहेगा वो न्यूट्रलाइज कर देगा। वहीं पर एरो जो है ये अपर रेंज पर काम करता है, एरो 2 एरो 3, राइट। सो यूएसए और इसराइल ने मिलकर इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि देखो दोनों ने मिलकर बनाया था, इसको डेवलप किया था। और जर्मनी ने $3.5 बिलियन के करीब डील एक साइन कर ली है, ताकि आने वाले समय में अगर किसी तरह का थ्रेट जर्मनी को पहुंचता है तो वो अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर सके। सो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और कहीं ना कहीं देखो अभी के लिए आयरन स्वॉर्ड्स वॉर आपने देखी होगी 2023-24 में, वहां पर भी इसने अपनी क्षमता दिखाई थी और काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर गया था, क्योंकि हिट टू किल की टेक्नोलॉजी है इसके पास। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो या फिर एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर्स हो, वो सभी को न्यूट्रलाइज ये कर सकता है, मतलब डिस्ट्रॉय विद इन सेकेंड्स। सो ये काफ़ी लीथल वेपन है और जर्मनी के पास आने वाला है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि भारत के पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम बताइए। अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम को, और प्रोवाइड करने वाली है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो कि हायर एजुकेशन के लिए होगी। और देखो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मतलब जिनके रैंक काफ़ी अच्छा है, 90+% रहती है, 80 to 90+, राइट, समथिंग लाइक दैट। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने वाली है, और इसके जो फंडामेंट्स हैं वो अलाइन करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में लाई गई थी। और लोन प्रोवाइड किया जाएगा, कोलेट्रल फ्री, गारंटी फ्री लोन्स टू स्टूडेंट्स, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं। और स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस जो कि NIRF रैंकिंग के द्वारा टॉप के 100 होंगे, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसमें जो भी टॉप 100 या फिर 200 के करीब आते हैं, तो एज पर मेरिट उनको वहाँ वो अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी कि हर साल के करीब 22 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स होंगे उनको 860 के करीब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दाखला मिलेगा। और ये स्कीम देखो फैमिलीज के लिए है जिनकी इनकम 8 लाख के करीब है, 8 लाख से कम है। और 3% के करीब उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 10 लाख रुपीज़। और फुल इंटरेस्ट सबवेंशन उनको मिलेगी जिनकी इनकम 4.5 लाख से कम या 4.5 लाख तक है। और PMUSP स्कीम के अंडर ये आने वाली है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 75% के करीब क्रेडिट गारंटी, लोन अप टू 7.5 लाख रुपीज़। अभी PMUSP क्या है, देखो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना है ये जो स्कीम है, समझो कि इस स्कीम के जो PM विद्या लक्ष्मी स्कीम है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशन लोन्स और सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी। और ये सम इंडल्ज हो गए PMUSP के अंडर। और 3600 करोड़ रुपए का तकरीबन लेआउट रखा गया है कि 2024-25 से 2030-31 तक इतने गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जा सके। अगली जो न्यूज़ रह गई वो है इंडिया की फॉर्मल बिड स्टार्ट हो चुकी है 2036 ओलंपिक्स के लिए। देखो इंडिया ने आज तक कभी भी ओलंपिक के इतिहास में कभी भी ओलंपिक ऑर्गेनाइज नहीं करवाया, और इंडिया चाहता है कि आने वाले समय में यानी कि बाय 2036 ओलंपिक्स की जो बिड है या फिर ओलंपिक्स करवाने का इंडिया को मौका मिले। और इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह जो है वो साइन कर दिया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आई होप कि आने वाले समय में इंडिया को भी मौका देगी ओलंपिक होस्ट करने का, क्योंकि देखो 10 कंट्रीज अभी के लिए बिड में हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर हो गया, टर्की एक्सेट्रा। और लॉस एंजलिस जो है USA होस्ट करेगा 2028 का समर ओलंपिक। वहीं पर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया वाला 2032 में ओलंपिक्स आएगा वो होस्ट करने वाला है। साथ ही साथ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की जो शुरुआत है 776 BC में ही कर दी गई थी ग्रीस में। और पहली बार जो ओलंपिक 1896 में करवाई गई थी वो हुई थी एथेंस में, वो भी ग्रीस में, राइट। और अभी के लिए आपको समझना होगा कि 2021 में हमने इसका जो समझो कि पहले का जो मोटो था वो था सिटियस आल्टियस फोर्टियस। और 2021 में एक और चीज़ ऐड की, कम्युनिटर, जिसका मतलब है टुगेदर। और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स था वो 2021 में करवाया गया ड्यू टू कोविड इशू। अभी के लिए वहाँ पर हमने 5 नई स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसकी जो फाउंडेशन है वो 1927 में भारत में हुई थी। ओलंपिक के वेन्यूज और मेडल और फैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लो।
पहले ओलंपिक मेडलिस्ट जो जिन्होंने इतिहास में पहली बार मेडल लिया था वो थे जेम्स कॉनोली, जो कि यूएसए के थे, और ट्रिपल जंप में इनका मेडल आया था 1896 में समर ओलंपिक्स एथेंस में। और पहला मेडल जो अवार्ड किया गया था इंडियन को वो था 200 मीटर हर्डल्स में 1900 के पेरिस ओलंपिक हुए थे, जिसमें नॉर्मन प्रिचर्ड ने ये चीज़ हासिल की थी। वहीं पर गोल्ड मेडल आज तक अगर बात करें तो 1912 तक सॉलिड गोल्ड का बनता था, बट उसके बाद थोड़ी सी मिलावट होने लग गई, राइट। फर्स्ट ओलंपिक मेडल जो डिज़ाइन किया गया था वो फ्रेंच स्कल्पचर थे जूलियस क्लेमेंट चैपलिन, जिन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया। और इसकी दो साइड्स बनाई गई, पहली पर जूस और सेकंड जो थी वो एक ग्रीक गॉडेस थी जिनका नाम था एक्रोपोलिस। वहीं पर भारत का पहली बार ओलंपिक में मेडल आया था ब्रॉन्ज रेसलिंग में 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स। अभिनव बिंद्रा ने सिंगल मेडल लिया था 10 मीटर राइफल में ओलंपिक्स में 2008 में गोल्ड मेडल आया था। और 1924 में पहली बार हुआ कि जब विंटर ओलंपिक्स करवाए जाने लगे। और देखो अपकमिंग वेन्यूज जो ओलंपिक के हैं वो देखो आने वाले समय में, जैसे कि यूएसए करवाने वाला है, लॉस एंजलिस में होंगे 2028 के, देन होंगे ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में 2032 के। वहीं पर विंटर ओलंपिक्स जो हैं वो मिलान में किए जाने वाले हैं 2026 में, देन फ्रांस में 2030 में, और यूएसए अगेन 2034 में होस्ट करेगा। पहला मेडल विंटर ओलंपिक्स में अगर किसी का आया है तो वो गोल्ड था। 500 मीटर स्पीड स्केटिंग इवेंट में था चार्ल्स जूट्रो का, और ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं, जैसा कि जेम कॉलोनी जिन्होंने पहली बार समर ओलंपिक्स में लिया, और चार्ल्स जूट्रो जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स में भी मेडल लिया, वो दोनों यूएसए से। अभी पैरा ओलंपिक्स के भी खेल होते हैं। देखो ये इनकी शुरुआत कब हुई, देखो वर्ल्ड वॉर टू हुई थी 1939 से 1945 के बीच में। और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कई वेटरन्स थे जिन्होंने समझो कि उन्होंने अपने लिम्स वगैरह गवा दिए, या किसी तरह की कोई भी इंजरीज वगैरह जिसकी वजह से वो प्रॉपर ढंग से वॉक ना कर पाए, वेरियस तरह की चीज़ें हुई। और इसकी वजह से एक स्टॉक मेडविल गेम्स बोला जाता था इसको, और ये एक हॉस्पिटल करवाता था ताकि वो अपनी समझो कि एक मानसिक शक्ति से आगे बढ़ पाए, ताकि वो भी समझे कि वो अभी भी किसी से कम नहीं है। सो इसी के चलते स्टॉक मेडविल गेम्स की शुरुआत होती है। पैरालंपिक गेम्स जो बन जाती है बाद में रोम इटली में, जिसका फर्स्ट एडिशन होता है 1960 में, और फीचर करती है 400 के करीब एथलीट्स को, जो कि 23 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 1976 में विंटर गेम्स जो पैरालंपिक्स में होती हैं, वैसी इसकी शुरुआत होती है स्वीडन में। और वहीं पर अगर बात करें कि पैरालंपिक गेम्स कब करवाई जाती हैं, जैसे कि आपको पता है 2024 की गेम्स पेरिस में हुई, और पेरिस में ही कुछ ही हफ्ते बाद या फिर पैरालंपिक्स शुरू हो गया। और ऐसा ही कुछ एक एग्रीमेंट किया गया था इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा 1988 में, कि ये जो भी वेन्यूज़ होंगे डिसाइडेड होंगे वो समर ओलंपिक्स के बाद ही करवाई जाएगी, और सेम वेन्यूज़ होंगे, राइट। क्या भारत की तरफ से कोई पैरालंपिक में गोल्ड आया है? मुरलीकांत पेटकर, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है कार्तिक आर्यन के द्वारा। 1972 में जर्मनी में इन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल 3 स्विमिंग कंपटीशन में गोल्ड हासिल किया था। अगली जो न्यूज़ है वो है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व की, जो कि पड़ता है राजस्थान में, जिसको कि एक्सपैंड कर दिया गया है। इसका जो रीजन है उदयपुर का देवला और सैरा रेंजेस, इसमें ऐड कर दिए गए हैं 142 स्क्वायर किलोमीटर्स, और यानी कि इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक कर दी जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो टोटल एरिया इसका रिजर्व होगा वो नियर अबाउट 1420 स्क्वायर किलोमीटर के करीब बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ ये 20% जो एरिया है वो ओपन कर दिया जाएगा वाइल्ड सफारी के लिए। यूनियन गवर्नमेंट और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 2023 में एक प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया था कुंभलगढ़ टोडगढ़ रावली सेंचुरीज को। और राइट नाउ अभी के लिए ये जो प्लस पॉइंट है, इसके ऊपर कई एक्सपर्ट कमेटीज़ हैं, जैसे कि 11 मेंबर कमेटी ने रिसेंटली रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड की थी कि इसकी कंजर्वेशन एफर्ट्स और मैनेजमेंट के लिए काम करना होगा, अदरवाइज हम कई चीज़ें जो हैं वो खोते जा रहे हैं, जैसे कि वाइल्ड अंगुलेट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं जैसे इन्वेसिव जो वीड स्पीशीज़ हैं उनको रिमूव करना होगा, ऐसी रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर दी गई है। प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशिएट किया गया था 1973 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। वहीं पर 2024 में हमारे पास नियर अबाउट 55 के करीब प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि टाइगर रिजर्व्स के अंडर आते हैं।
फॉरेस्ट राइट एक्ट्स भी लाया गया था 2006 में, और टाइगर टास्क फोर्स भी क्रिएट की गई थी 2005 में, जिसने रेकमेंड किया था एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना, और इसे ऐसा हुआ भी। स्टैट्यूटरी बॉडी ये आई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अंडर है, और 70% के करीब जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है वो भारत में ही है। वहीं पर जो एक्सपर्ट पैनल है उन्होंने बोला है कि प्लेटेबल ग्रास की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो ग्रास है, वाइल्ड ग्रास है, जो कि अंगुलेट्स ग्रहण करते हैं। यानी कि अंगुलेट्स का मतलब है डियर, हॉर्स या फिर राइनोसोरस, ये अंगुलेट्स की कैटेगरी में आते हैं। सो अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि राइट नाउ इस चीज़ का जिक्र, टाइगर रिजर्व का जिक्र कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी किया है, बयाला वन, यानी कि कहीं ना कहीं उस टाइम में भी 2000 साल पहले भी इस चीज़ का उपयोग होता था। यानी कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको बचाने के लिए अशोका ने भी काम किया है। अशोका ने तो हंटिंग को समझो कि नकार ही दिया था, राइट। वहीं पर अगर हम बात करें कि आज अभी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय कर्नाटका, देन उत्तराखंड का नाम आता है, फिर महाराष्ट्र का नाम आता है रिस्पेक्टिवली। थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अभी बात करते हैं टाइगर सेंसस की, जो कि भारत में करवाया जाता है, हर 4 साल में ये सेंसस होता है, और 2010 में इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी। राइट नाउ 5th सेंसस रिसेंटली कंडक्ट हुआ है 2022 में, जहां पर ये कहा गया कि 6.7% के करीब इंक्रीज देखा गया है 2018 की पॉपुलेशन के मुताबिक। 2018 में भी मध्य प्रदेश टॉप पर था, 2022 में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। वहीं पर अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल की कंजर्वेशन की, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत भारत ने की है 2023 में, कर्नाटका मैसूरू से। प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ के बारे में बोला था जब हम ऑर्गेनाइज करवा रहे थे 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि 2023 1973, राइट। आप समझ सकते होंगे। 7 बिग कैट्स जो इस कैटेगरी में आते हैं वो है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा, और ये अप्रॉक्सीमेटली 97 मेंबर कंट्रीज इसका हिस्सा बन चुकी हैं। एज ऑफ 2023 3682 वाइल्ड टाइगर्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं, जो कि आंकड़े बताते हैं। वहीं पर जो पहला सेंसस हुआ था वो 2006 में हुआ था। आई थिंक मैंने आपको 2010 बता दिया, सो थोड़ा सा सही कर लेना। 2006 में पहला सेंसस कंडक्ट करवाया गया था, और 2018 के सेंसस के मुताबिक 2967 टाइगर थे हमारे पास, जो कि एस्टिमेटेड अभी के लिए 3682 हो चुके हैं। राइट नाउ अगर बात करें आईबीसीए की, भारत ने $100 मिलियन की असिस्टेंस यानी कि एक ग्रांट प्रोवाइड भी की है। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगली जो न्यूज़ है वो है 5G इंटेलिजेंट विलेज इनिशिएटिव के बारे में, जिसको कि सेटअप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। इंटेलिजेंट विलेज वर्कशॉप रिसेंटली कंडक्ट करवाई गई है, जो कि प्रमोट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनोवेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नेंस या सस्टेनेबिलिटी, चाहे जो भी हो, ये क्रिटिकल पिलर्स माने जाते हैं इस वर्कशॉप के। वहीं पर ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल देखा जा रहा है कि 5G रेवोल्यूशन जो कि रूरल एरियाज में लाने वाला है भारत, वो चीज़ कहीं ना कहीं संभव हो पाए। यानी कि अगर आपको सरल भाषा में बताऊं तो डिजिटल गैप जो कि इन बिटवीन रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ के बीच में है उसको कम करना है। और ऐसा देखो भारत में ही नहीं हुआ, ऐसा फ्रांस पहले कर चुका है। देखो फ्रांस ने ये गैप काफ़ी कम कर दिया है, और अभी के लिए फ्रांस की जो रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पर जो डिजिटल लिटरेसी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि स्विट्ज़रलैंड, यूके, जर्मनी, स्पेन, इन जैसे मुल्कों से जो कि यहाँ की अर्बन पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी फ्रांस में रूरल एरियाज़ में है, राइट। सो हमारा जो मेन एम है वो है अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन को बढ़ाना और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना इस चीज़ की। ये सभी चीज़ें आती हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंडर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की है। वहीं पर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो है इसको सेटअप किया गया था यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के अंदर, जो ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। और यूनिवर्सल जो सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है ये इसको सेटअप किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 2003 में, अमेंड किया गया था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का। क्योंकि देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 2 इनोवेटिव प्रपोजल्स लेकर आया था, 5G इंटेलिजेंट विलेज जिसके मैंने आपको बता दिया, और सेकंड था क्वांटम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। सो इसके ऊपर काम चल रहा है।
और ये थे आज के करंट अफेयर्स, आज के आर्टिकल्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी अपडेट करनी है या किस तरह से हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएँ, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए, ताकि जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक हमारी वीडियोस पहुँच सके। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।